हाँ भाई, गॉस लॉ रिवाइज कर लिया घर पे? ठीक है, उम्मीद है यूट्यूब वालों ने भी कर लिया होगा। वैसे व्यू तो अभी आ नहीं रहे इतने तो क्या ही रिवाइज करेंगे वो। फिलहाल नमस्ते बेटे, आ जाओ फटाफट। क्या आज हम करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन? कल कहाँ थे सर? गॉस लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले एक बार गॉस लॉ क्या है रिवाइज कर ले। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई और उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q, ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन। ठीक बात है, ठीक बात है, यही गॉस लॉ था। अब इस गॉस लॉ की हेल्प से हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो पॉइंट चार्ज नहीं होता, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ठीक बात है। तो आज के लेक्चर में हम एक तो लाइन चार्ज की वजह से, एक शीट की वजह से, और तीसरा स्फीयर की वजह से, है ना, इन तीनों के ऊपर क्या है? चार्ज है। इनकी वजह से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। सही बात है, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा किसकी वजह से? इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यानी मेरे पास एक बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट लंबा, जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। ठीक बात है क्या? फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब इस वायर, इस चार्ज वायर की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट पे, जो इस वायर से कितना दूर है ये पॉइंट? R दूर है, R डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज वायर की वजह से? ठीक बात है क्या? चश्मा कहाँ गया? तो अब तुझे दिख रहा है इस पर? पक्का दिख ही रहा तो लगाता क्यों था? अच्छा, ये दिक्कत मेरे साथ भी है। चांद दिख जाता है? अब बता दे कि और कहाँ का देखना चाह रहा है तू, कितनी दूर का? अच्छा, चलो समझ में आ गया ये। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो है जरूरत है किसकी? गॉस लॉ की। ठीक है, तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें उसके साथ लगानी पड़ेगी एक गशियन सरफेस। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, लेकिन ये तो खुला, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस तार को एक सरफेस के अंदर एनक्लोज करेंगे। ठीक बात है। अब ये तार कैसी सरफेस के अंदर एनक्लोज हो सकता है? उसके लिए हमें एक ध्यान रखना है, किस चीज का? सिमेट्री का। किसका? पढ़ा था ना हमने। हम गॉस लॉ को कब अप्लाई कर सकते हैं यूजफुली? जब जो हम गशियन सरफेस बना रहे हैं वो चार्ज के अराउंड सिमेट्रिक हो। क्या हो? सिमेट्रिक। सही बात है क्या? तो सबसे बढ़िया सिमेट्री क्या बनेगी इसकी? वो बनेगा एक सिलेंडर। क्या बनेगा? हर पॉइंट पे इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगी वो सरफेस। मानते हो क्या इस बात को? अगर मैं बना दूं एक सिलेंडर, क्या बना दूं? सिलेंडर बना दूं जिसकी रेडियस कितनी है? जितनी दूर ये पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि करने में, डायग्राम बनाने में आसानी हो। यहाँ पर मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना दूंगा जिसकी रेडियस कितनी है? R। जिसकी रेडियस कितनी है? R। ठीक बात है। और ये सिलेंडर मुझे इनफाइनाइट लंबा नहीं बनाना, मुझे पूरे के पूरे तार को सिलेंडर के अंदर एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। जितना तार इस सिलेंडर के अंदर, वायर इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो गया, मैं उसी के लिए कैलकुलेट कर लूंगा, फिर उसको हम क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे। ठीक बात है क्या? तो मैंने इस तार के अराउंड एक एनक्लोज्ड यानी गशियन सरफेस बनाई सिलेंडर के फॉर्म में, जिसकी रेडियस कितनी है? R, यानी उस पॉइंट तक है ये सिलेंडर। ठीक बात है। मान लो इस सिलेंडर की लेंथ हमने कितनी ले ली? L। सही है। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एक तो हमारे पास गॉस थ्योरम है,
और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना। डी फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए, होता है नहीं होता, कल पढ़ा था हमने। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ या ना, ठीक बात है क्या। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं जिसको मैं बोल देता हूं डी ए, क्या बोल देता हूं, और मान लो इस वायर में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कितना ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक बात है क्या। तो अब इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मैंने सरफेस एरिया लिया है डी ए, कितना लिया है, डी ए, ठीक बात हो गई क्या। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है मेरा क्या निकालने का, फ्लक्स निकालने का, वो ये है क्या, हाँ या ना, ठीक है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम देखो फ्लक्स ऐसे भी निकाल सकता हूं और मैं फ्लक्स ऐसे भी निकाल सकता हूं, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में ई आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लूं। समझ में आई ना बात। तो एक फॉर्मूला ये है मेरे पास, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय अपसाइड, ठीक बात है। लेकिन अब ये कैलकुलेट करते हुए मुझे एक बात का ध्यान रखना है, क्या, कितनी सरफेस है मेरे पास, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वो कितनी सरफेस से होकर निकलेंगी, और किस किस सरफेस को मुझे कंसीडर करना है। समझ में आई क्या बात, हाँ या ना, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स इसमें से, किसमें से, सिलेंडर में से, टोटल कितनी सरफेस से निकल रहा है बेटे, 3 सरफेस से, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, और एक ये कर्व सरफेस है। सही बात है क्या, कोई डाउट इसमें, पक्का। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा, मान लो इसको मैं सरफेस 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, और इस कर्व को क्या बोल देता हूं, 3 बोल। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, फ्लक्स थ्रू सेकंड, और फ्लक्स थ्रू थर्ड। नहीं समझ में आई ये बात, टोटल फ्लक्स तो ऐसे ही निकाल पाऊंगा मैं, हाँ या ना। चलो अब एक बात बताओ, इसके लिए अगर मैं क्या बनाऊं, एरिया वेक्टर, किस साइड बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा और आउटवर्ड्स बनेगा क्योंकि क्लोज सरफेस है। इसके लिए किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, परपेंडिकुलरली, हाँ या ना। चाहे मैं ऊपर बनाऊं चाहे नीचे बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, या तो इस तरफ है या तो इस तरफ, तो ये दोनों तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 90, तो कोस थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब सरफेस 1 और सरफेस 2 से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना इस बात को, हाँ या ना। तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया। अब बची 3, क्या बची, 3, ठीक है। बताओ 3 में एरिया वेक्टर किधर बनेगा, यहां पर एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, और फील्ड भी किधर है, इधर की तरफ ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, ठीक है। तो इसका मतलब कोस 0 क्या हो गया, 1, इस जो फ्लक्स होगा सिर्फ इस सरफेस से। समझ में आ गई बात, और वो हमने कितना ले लिया, ई डॉट डी ए, कितना हो गया वो, ई डॉट, सही बात है क्या, अरे हाँ या ना बोलो, ठीक बात है। तो यहां से मेरा फ्लक्स कितना आया, सिर्फ सरफेस 3 में से, और क्योंकि छोटा सा एरिया ले रखा है मैंने, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। क्लियर हो गई ये बात। इसको अगर मैं खोल के लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, थीटा 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, डी फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए डी, ठीक बात है। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक बात है क्या। ये इंटीग्रेट हो गया, क्या बन जाएगा, फाई, और ए को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया को, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया, क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया। तो ये बन जाएगा मेरा ई ए, क्या आ जाएगा, ई ए। क्लियर है इतनी बात, और ए की वैल्यू पुट कर दो, कितना एरिया है सिलेंडर का, बताओ, 2 पाई एल,
कहां से फ्लक्स है बेटे? फ्लक्स ऊपर से है? कोई फ्लक्स है? नीचे से है? कहां से फ्लक्स है? कहां से है? कर्ड सरफेस में से। तो एरिया कौन सा लेंगे हम? कितना होगा बोलो? 2 पाई आर एच। एच की जगह हमने क्या ले रखा है? एल ले रखा है। तो यहां से मुझे फ्लक्स मिल गया ई डॉट 2 पाई आर एल। क्लियर है ये बात? सही बात है क्या? चलो, लेकिन गोस लॉ क्या कहता है? गोस लॉ क्या कहता है? फाई किसके बराबर है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्यू की, क्योंकि चार्ज तो मुझे पता नहीं। वायर कितना लंबा है? इनफाइनाइटली लंबा है। अब इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं क्या निकालूं? तो इसके लिए हम एक चीज पढ़ के आए थे जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसे हम दिखाते हैं किससे? लैम्बडा से। किससे दिखाते हैं? क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालू तो मुझे क्या मिल जाएगा? लैम्बडा एल। समझ गए ना? लैम्बडा का मतलब हर एक मीटर तार पे कितना चार्ज है। इस अब फिर वो मिल गया तो मुझे टोटल चार्ज की जरूरत नहीं है। टोटल चार्ज की जरूरत नहीं है। ठीक बात है क्या? तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे? लैम्बडा एल। Q को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो गया क्या? अरे बोलो बस। तो E की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। गलत हो गया। हाँ ये गलत। ठीक है ठीक है ठीक है। तो E की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये आ गई लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई? लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। लैम्बडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक बात है क्या? अब यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है। कुछ नहीं है, ये समझाया है इसलिए ज्यादा लिखना पड़ा, वरना तो क्या है, यहां से जीरो बताना है, यहां से जीरो बताना है। यहां से कितना हो जाएगा? ई डॉट 2 पाई आर एल। इसको किसके इक्वल रख देंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्बडा एल पुट किया और सोल्व कर दिया। ठीक भाई, कोई डाउट इसमें? अब है किसकी वजह से? प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? प्लेन शीट ऑफ चार्ज की। ठीक बात है। अब मेरे पास एक वायर की जगह एक शीट है। क्या है? शीट, जिसके ऊपर चार्ज है। हाँ ठीक है। अब इस शीट की वजह से मुझे किसी भी डिस्टेंस, शीट से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है। फिर से मैं यहाँ किसका यूज करूंगा? गॉस लॉ का। ये उसी की एप्लीकेशन चल रही है सारी। ठीक बात है। किसका यूज करूंगा मैं? गॉस लॉ का। फिर से मुझे क्या बनानी पड़ेगी? एनक्लोज करना पड़ेगा। क्या ये शीट इनफाइनाइट है? कैसी शीट है ये? इनफाइनाइट। तो मैं इनफाइनाइटली कोई गशियन सरफेस बना के इनको इसको एनक्लोज नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने वायर को एक लिमिटेड हाइट का सिलेंडर लेके एनक्लोज किया था, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसी गशियन सरफेस बनानी है जो लिमिटेड हो। इनफाइनाइट तो मैं नहीं बना सकता कि पूरे के पूरे को एनक्लोज कर दूं। समझ में आई क्या? तो यहां पर कैसी फिगर बनाऊंगा मैं? क्या मैं सरफेस ले सकता हूं इसको एनक्लोज करने के लिए? ठीक है। यहां पर भी नहीं, यहां पर भी सिलेंडर से काम चल जाएगा। ठीक बात है। यहां पर भी किससे काम चल जाएगा? सिलेंडर से। मोटा पतला होगा क्या? ठीक है। किससे काम चल जाएगा? एक सिलेंडर से काम चल जाएगा। ठीक बात।
कैसे, अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? ठीक बात है। अब मुझे कहां पर, इस पॉइंट पे बोल दो P, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे फ्लक्स पूरी इस फिगर के अंदर, इस 3D शेप के अंदर जितनी भी सरफेस है सबसे फ्लक्स देखना है। हमने कल जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो हम हर सरफेस से निकाल रहे थे। सही बात है क्या? ये जहां पर फेस थे वहां पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, जहां पर फेस नहीं थे जैसे कि स्फेयर वहां पर हमने क्या, इंटीग्रेशन का यूज किया था। ठीक बात है क्या? तो यहां पर भी अब बताओ कितने फेस हैं इसके अंदर? दोबारा से 3 है। ठीक है, तो जो इसके अंदर कुल फ्लक्स होगा वो पहली सरफेस से, दूसरी सरफेस से और तीसरी सरफेस से मिला के होगा। मानते हो क्या इस बात को? तो फाई 1 की वजह से, फाई 2 की वजह से और फाई 3 की वजह से टोटल होगा। ठीक बात है। अब एक बात और बताओ मुझे, क्या अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा क्या? हाँ या ना? यहां पर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा, और इस कर्ड सरफेस पे मैं कहीं पर भी बनाऊंगा तो वो इस कर्ड सरफेस के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। मानते हो ना इस बात को? कर्ड सरफेस के क्या आएगा? कहीं पर भी परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दोनों के बीच में एंगल कितना? तो इसका मतलब कर्ड सरफेस की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं। तो 3 की वजह से तो कितना हो गया? 0। मानते हो ना इस बात को? ठीक है, बचा क्या? ये इसकी वजह से तो होगा क्योंकि क्या है? पैरेलल है। इधर ही ई है और इधर ही क्या है मेरा? एरिया वेक्टर। इधर ही क्या है? एरिया वेक्टर। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, तो अब बताओ, इस वजह से छोटा सा एरिया ले लूं मैं, छोटा सा एरिया। ठीक बात है, क्या हो जाएगा बेटे? EDA, और कोस तो कितना है? 0, 1 ही हो जाएगा। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? EDA। सही बात है क्या? और ये फ्लक्स भी कैसा होगा? छोटा सा ही फ्लक्स होगा, d5। मानते हो इस बात को? ठीक बात है क्या? टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा, इसको भी इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट। इसकी वजह से भी अब मन में ये नहीं आया तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का है तो दूसरा, क्योंकि अगर इधर प्लस ले रहा हूं तो इधर माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। वेरी गुड, ठीक बात है। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया पूरा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये EA प्लस ये भी क्या हो जाएगा? EA, यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2EA। समझ गए इस बात को? चलो अब गॉस लॉ का यूज करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है क्या? अब Q कितना होगा? अब देखो, जितना Q सिलेंडर के अंदर आ रहा है बस मुझे इतना ही तो Q चाहिए जो इस एरिया में है सिर्फ। समझ रहे हो ना? इस सर्कल जितने एरिया में है वही तो Q चाहिए, सारा तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या करूंगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पढ़ चुके हैं, दोनों चीजें याद है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q अपॉन A। क्या होती है? Q अपॉन A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। हर एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है। ठीक बात है, वो मिल जाएगा तो मुझे टोटल की जरूरत ही नहीं है। तो इतने से एरिया में टोटल कितना चार्ज होगा? तो मैं क्या करूंगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस एरिया का मुझे क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। नहीं समझ में आई क्या बात? पक्का? तो देखो फिर यहां पर Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको 1 बोल दो, इसको 2, दोनों को इक्वेट कर दो। सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। A से कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे बोलो। तो E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कहीं पर भी हो, क्या R पे डिपेंड कर रहा है? वो पॉइंट के डिस्टेंस पे। जब हमने पिछला किया था तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था? R पे डिपेंड कर रहा था। R बढ़ेगी तो फील्ड कम होगा और घटेगी तो फील्ड। लेकिन यहां पर इस केस में कोई
फर्क नहीं है, पॉइंट चाहे यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अब इसी वाले उस पे टॉपिक पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना भाई, इसका हर पॉइंट पे सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पे और एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब ये कैसा चार्ज है, प्लस, इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक बात है। पेन नहीं उठाना, पेन, और मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और क्या डायरेक्शन होगी। कितना होगा, वेरी गुड। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, दूर हो प्लेट या पास हो सेम रहेगा क्या। इसकी वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, इस, और इसकी वजह से इस तरफ। समझ गए क्या? इसकी वजह से डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। नहीं समझ में आई बात? तो टोटल कितना हो गया, एक प्लस का हो गया, और इधर वाले को क्या ले लो, माइनस, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी कितना होगा, 0। समझ में आई क्या बात? यहां कितना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो डायरेक्शन होती है, वो नहीं, वो बताओ कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और किस डायरेक्शन में, इस तरफ। वेरी गुड, है ना। इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से डायरेक्शन और इसकी वजह से डायरेक्शन, क्योंकि इससे दूर जाएगा इसकी तरफ जाएगा, हाँ या ना, दोनों को ऐड कर दो, तो नेट ई कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है। जब हम अगला चैप्टर करेंगे कैपेसिटर वाला, कौन से वाला, कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटर पता है क्या, हाँ वही जो पंखे में लगता है वही कैपेसिटर होता है। ठीक है, जब हम वो चैप्टर करेंगे तो यहाँ पर इसका यूज होगा, इस फॉर्मूले का, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक बात है। चलो उसके बाद आ गया, ले लास्ट है यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से, किसकी वजह से, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो स्फेयर होता है ना, वो कई तरीके का होता है। एक तो ये शेल हो गया, शेल क्या होता है, मतलब अंदर से खोखला है, बहुत पतला, ना के बराबर मोटाई है उसकी। ठीक बात है क्या, एक तो शेल हो जाता है। एक होता है कंडक्टिंग स्फेयर, क्या होता है, अंदर से तो भरा हुआ है लेकिन कंडक्ट, देखो शेल है जो खोखला है, कैसा है, खोखला, उसको मैं चार्ज दूंगा तो वो हमेशा कहां पर रहेगा, सरफेस के ऊपर, अरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक बात है क्या। चलो दूसरा होता है कंडक्टिंग, कैसा होता है, कंडक्टिंग मतलब पूरा बना हुआ है, अंदर से भरा हुआ है, अंदर से लेकिन मेटल का है, वही तो कंडक्टिंग होगा। ठीक बात है क्या, इसका है मेटल का। अब उसमें भी क्या होगा, अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो चार्ज कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्ट होके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे, अंदर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो अगर मैं मेटल का यानी कंडक्टिंग स्फीयर खाली लूं या भरा हुआ लूं, चार्ज हमेशा कहां पर होगा, सरफेस पे, कहां पर होगा, सरफेस। दूसरा होता है, ये तो हो गया कंडक्टिंग हमारा, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग, कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग मतलब वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप के, एक तो शेल है यानी खोखला है, चार्ज दूंगा तो कहां पर आ जाएगा, पूरा सर, जब अंदर कुछ है नहीं तो वहां चार्ज रुकेगा भी नहीं। समझ में आई क्या बात। और बस अब फर्क कहां है कि अगर इसका होलो नहीं है, शेल नहीं है, भरा हुआ है अंदर से, ठीक है। अब जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये नॉन कंडक्टिंग है ना, तो चार्ज कंडक्ट होके बाहर सरफेस पे नहीं आ पाएगा, चार्ज पूरा अंदर अंदर ही यहाँ पर रहे, अंदर भी होगा और मतलब पूरे सब जगह इस पे क्या होगा, चार्ज होगा।
सब जगह क्या होगा, इस पे चार्ज होगा। ठीक बात है क्या? तो जो अब अभी हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो केस कौन सा है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर मतलब जहां पर चार्ज सिर्फ कहां पर रहता है, सरफेस पे रहता है। कहां पर रहता है, सरफेस। ठीक है, ये वाला हम नहीं करने वाले, मतलब कि सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये तुम्हें मैं बताऊंगा ये होता कैसे है। ठीक बात है क्या? फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है कौन सा, सरफेस वाला, हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक, हाँ भाई। तो इस केस में जो मेरे पास शेल है, ठीक है, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर भरा हुआ स्फेयर हो, बात एक ही है, क्योंकि सबके ऊपर जो है जो चार्ज होगा वो सिर्फ कहां पर होगा, सरफेस पे होगा। ठीक बात है। तो मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज है, कैसा भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कैसा भी हो सकता है। ठीक बात है क्या? अब इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पे जो इससे कितना दूर है, आर दूर है, कितना दूर है, आर दूर है, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक बात है क्या? इस स्फीयर की खुद की रेडियस है आर और यहां से डिस्टेंस कितना है, ठीक बात है। अब मुझे इसको कवर करना है किसमें, एक गशियन सरफेस में, और स्फीयर को कवर करने के लिए सबसे अच्छी गशियन सरफेस क्या होगी, खुद एक स्फीयर। ठीक है, छोटे स्फीयर को बड़े स्फीयर के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस आर पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, ई डॉट डी ए वाला, कौन सा लगेगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर होगा क्या, तो इसका मतलब डी ए और ई के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का। सही बात है ये। तब एक बात बताओ मुझे, जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा छोटे से एरिया में से, क्या वैल्यू होगी फ्लक्स की, अभी इंटीग्रेट तो बाद में ही करेंगे, क्या वैल्यू होगी फ्लक्स की, ई डी ए कोस थीटा। थीटा 0 है, कैंसिल हो जाएगा, तो डी फाई आ गया मेरे पास क्या, ई डी ए, क्या आ गया, ई डी ए। ठीक है, अगर मुझे टोटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो फाई आ जाएगा मेरे पास, बोलो, ई ए को, ये तो कांस्टेंट है, पूरी सरफेस पे ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेट क्या करना है, ए, तो छोटे से ए को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक बात है। ये किसका एरिया है, गशियन सरफेस का। किसका एरिया है ये, गशियन सरफेस। अब बताओ स्फीयर है क्या, तो स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ये किसकी वैल्यू हो गई, फाई की वैल्यू हो गई। अब लगाते हैं हम क्या, गॉस लॉ। क्या लगाते हैं, गॉस लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। गॉस लॉ क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब वही बात है, क्यू मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या करूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मानते हो ना इस बात को? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो सिग्मा इंटू ए क्या, किसका एरिया, अंदर वाले स्फीयर का एरिया। किसका एरिया, अंदर वाले स्फीयर का एरिया। ठीक बात है, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज तो अंदर वाले सरफेस पे है ना, ये तो हमने लेट कर रखी है ये वाली सरफेस, तो क्योंकि ये चार्ज हमें किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज करना था, लेकिन चार्ज तो किस पे है, बाहर वाले पे थोड़ी है, गशियन पे थोड़ी है, किस पे है, अंदर वाले स्फीयर पे है। ठीक बात है क्या, इसलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा वहां पे। ठीक है, तो मैं क्यू की जगह क्या रख सकता हूं बेटे, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दो 2। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई क्या, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसकी वजह से? किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से। किसकी वजह से? किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से। ठीक बात है क्या? देखो ये तो मैंने यहां पर सारी वैल्यू पुट करके कर दिया, ठीक। यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। छोटी सी चीज मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें, यहां पर देखो, अगर मैं क्यू की वैल्यू पुट ना करूं, इस वाले ये चार्ज को मैं ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी ना बनाऊं, मैं मान लूं इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक बात है क्या? तो इसको और इसको इक्वेट करूंगा मैं, आया ना? ये तो वैल्यू पुट करने के बाद आया ना। मान लो वैल्यू पुट ना करूं तो इसको और इसको इक्वेट करना पड़ेगा मुझे। तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये K बन जाएगा, K क्यू बाय आर। तो क्या ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है क्या? हाँ या ना? यानी अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता कि अंदर स्फीयर है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा चार्ज कहां पर है? इसके सेंटर पे है। यानी सारा का सारा चार्ज सिर्फ एक सेंटर पे ही क्या है? कंसंट्रेटेड। समझ गए इस बात को? ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। यहां से हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि सारा चार्ज क्या है। ठीक बात है क्या? चलो, अब ये तो था अगर मुझे इस शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मुझसे बोले शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक बात है क्या? तो ये हो गया मेरा स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस कितनी है? r। मैंने इसके अंदर एक गशियन सरफेस मान ली, इसके अंदर जो सेंटर से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। कितनी दूरी पर है? मुझे यहां पर निकालना है। ठीक बात है। अब ज्यादातर बुक में इसको पूरा सोल्व करके दिखाया हुआ है। पूरा सोल्व कैसे? वही मान लिया क्या कि मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जिसको मैंने क्या बोल दिया? डीए। क्या बोल दिया? फिर वो पूरा डीए वीए लगाया, उसको सोल्व करा। लेकिन बेटे एक बात, हम इतना बड़ा क्यों करें? गॉस लॉ क्या कहता है कि उसी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जिसके अंदर क्या है? चार्ज है। जिसके अंदर क्या है? गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इस गशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो कहां पर है? सारा सरफेस पे। कहां पर है? सारा। और ये गशियन सरफेस जो बनाई है मैंने वो तो सरफेस से अंदर बनाई है। तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है ना? तो बाहर के लिए फॉर्मूला हमने निकाल लिया, अंदर हमेशा कितना होगा? 0। ठीक बात है। अब एक ये है E वर्सेस R ग्राफ। देखो यहां से मैं क्या पता चला कि स्फेरिकल शेल के लिए जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मानते हो ना इस बात को? ठीक है, तो अब E वर्सेस R ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। इधर क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इधर है मेरी R। ठीक बात है। अब ध्यान से देखना यहां पर, जब तक R से कम है, जब तक शेल की रेडियस से डिस्टेंस कम है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। कितना है? तो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा मेरे बेटे? 0 रहेगा। कहां तक? R तक। जब तक R किससे छोटा है? R से छोटा है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। जब दोनों, यानी यहां क्योंकि दूर जाएंगे तो कम होने लग जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब R के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक बात है क्या? और उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा? कम होगा।
नहीं समझ में आई बात? अंदर तो जीरो रहेगा, सरफेस पे आते ही और उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला। ठीक बात है बेटे, आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम सिलेंडर का और स्फेयर का, कौन से स्फेयर का? नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है, उसका हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। 2-3 क्वेश्चन उस पे करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक बात है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।